हेलो फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपी कैरियर पॉइंट में स्वागत करता हूं। जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज हम एमपी टेट से रिलेटेड सीडीपी का चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विकास का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बी अवप्रेरणा के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला, सी अवप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला, डी परिपक्वता की उत्तरोत्तर श्रृंखला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला। विकास एक सतत प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। प्रेरणा और अनुभव के आधार पर ही मनुष्य का विकास होता है। विकास की गति कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है। विकास की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। इसलिए विकास का अर्थ क्या है? प्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप उत्तरोत्तर श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी, किशोरावस्था। किशोरावस्था को सबसे जटिल और कठिन काल माना गया है, क्योंकि किशोरावस्था में शारीरिक विकास जो होता है पूर्ण हो जाता है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता बढ़ जाती है, समायोजन का अभाव पाया जाता है बालकों में, विद्रोह की भावना पाई जाती है और संवेगात्मक उथल पुथल होने लगते हैं। इसलिए इसे जटिल और कठिन काल कहा गया है। स्टैनले हॉल ने भी किशोरावस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। बाल्यावस्था में अनेकों परिवर्तन होने लगते हैं बालक में, जैसे कि नैतिकता का विकास होने लगता है, उचित अनुचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास होने लगता है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होने लगती है, जिज्ञासा की प्रबलता होने लगती है, गर्व की अनुभूति होने लगती है और शर्म जैसी भावना का विकास होने लगता है। इसलिए राइट आंसर इसका बी, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? बी एन झा, स्किनर, डेविस, वुडवर्थ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत विकास का सिद्धांत है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास की दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी की विकास की दर समान नहीं होती है। बालकों के विकास का क्रम तो समान होता है, लेकिन विकास की जो दर होती है वो समान नहीं होती है। जैसे कि शैशवावस्था में विकास की दर बहुत तेज़ होती है, बाल्यावस्था में बंद हो जाती है, किशोरावस्था में फिर तेज होने लगती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव व्यक्तित्व परिणाम किससे संबंधित है? केवल आनुवंशिकता से, पालन पोषण शिक्षा से, आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया से, केवल वातावरण से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवंशिकता वातावरण की अंतःक्रिया। आनुवंशिकता और वातावरण का बालकों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आनुवंशिकता के कारण क्या होता है? वंशानुगत गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है और वातावरण के कारण बालकों का सामाजिक, सांस्कृतिक, सामवेगिक, धार्मिक और शैक्षिक विकास होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों की बुद्धिमत्ता किस पर निर्भर करती है? ज्ञानवर्धन के लिए पारिवारिक भ्रमण पर, पारिवारिक परिवेश पर, पर्यावरण के प्रयोग पर, प्रारंभिक जीवन में घर की पढ़ाई पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारिवारिक परिवेश पर, क्योंकि परिवार ही बालक की प्रथम पाठशाला होती है। जन्म के बाद सबसे पहले बालक अपने परिवार के ही संपर्क में रहता है, माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में रहता है। उससे ही उनकी बौद्धिक विकास की वृद्धि होती है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? शारीरिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, शिक्षकों के कार्य आसान करने के लिए, समय बिताने के लिए, सहयोग एवं संतुलन के लिए।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोग एवं संतुलन के लिए। खेल के माध्यम से बालक जो होते हैं जल्दी सीखते हैं, जल्दी किसी चीज़ को समझते हैं। खेल के माध्यम से ही बालकों में सहयोग की भावना, संतुलन बनाने की वृद्धि, शारीरिक और मानसिक विकास, संरचनात्मक एवं भाषा इत्यादि का विकास होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। सबसे गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, व्यक्ति के पूरे जीवन में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था में। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। समाजीकरण के माध्यम से बालक समाज का एक क्रियात्मक सदस्य बन जाता है। किशोरावस्था में क्या होता है? समाजीकरण की प्रक्रिया सबसे जटिल अवस्था में होती है। इस अवस्था में सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है, सामाजिक सूझबूझ का विकास हो जाता है, आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक मानदंडों का पालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज के बड़े को सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। सामाजिक वातावरण के अनुकूलन समायोजन शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण प्रदर्शित करते हैं। सामाजिक शिक्षण का भी बालक के समाजीकरण पर गहरा संदर्भ प्रभाव पड़ता है। सामाजिक शिक्षण का आरंभ कहाँ से हो जाता है? सामाजिक शिक्षण का आरंभ बालकों के परिवार से ही स्टार्ट हो जाता है। वो अपने माता पिता सीखते हैं, अपने भाई बहनों से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक भाग परंपरागत नैतिक स्तर से जुड़ा हुआ है? सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। परंपरागत नैतिक स्तर ये कोहलवर्ग के नैतिक विकास का दूसरा स्तर होता है। कोहलवर्ग ने 3 स्तर बताए, एक पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। ये हमारा दूसरा स्तर दिया गया है। इसमें दूसरे स्तर को अधिकार संरक्षण अभिमुखता स्तर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? बच्चे नियम व्यवस्था के प्रति जागरूक हो जाते हैं, नियम व्यवस्था का पालन करने लगते हैं। इसे हम अच्छा लड़का अच्छा लड़की अवस्था भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूल संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण, संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदीय प्रेरक चरण, जिसे हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। यह 0 से 2 वर्ष की होती है। जीन पियाजे की पहली अवस्था है ये। इसमें बालक वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है, परावर्ती क्रिया प्रदर्शित करता है, मूल प्रवर्त्यात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है बालक में, मानसिक निरूपण होता है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष होती है। तीसरी होती है मूल संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष होती है। चौथी होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? समायोजन, साम्य धारण, आत्मसातकरण, संगठन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आत्मसातकरण। पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना समावेशन या आत्मसातकरण कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्रों में बढ़ती है शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, परिश्रम करने की भावना, आत्मनिर्भरता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता। जब कोई बालक अपने हाथ से कोई कार्य करता है तो उसको आत्मनिर्भरता बढ़ने लगती है। उसके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास होने लगता है, सूझबूझ समझ का विकास होने लगता है, नई नई परिस्थितियों को सुलझाने लगता है वो। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भरता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? फ्रॉवेल, आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन डीवी या मैकडूगल? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डीवी। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जॉन डीवी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सफल समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशीलता बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथक्करण। ये पूछा सम्मिलित नहीं है, तो पृथक्करण सम्मिलित नहीं होता, बाकी अभिभावकों की भागीदारी, क्षमता संवर्धन, संवेदनशीलता बनाना, ये सब सम्मिलित होते हैं। सफल समावेशन के लिए बच्चों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो स्कूल हो या बाहर हो, शिक्षा के सभी बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। संवेदनशीलता, क्षमता संवर्धन, लगाव, धैर्य आदि की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विविध पृष्ठभूमि के वंचित बालकों में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? निर्धन व गरीब बच्चे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उपरोक्त सभी। वंचित बालकों में सभी आते हैं, निर्धन बालक भी आते हैं, गरीब बालक भी आते हैं, अनुसूचित जाति वाले आते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले आते हैं, इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो भी निर्धन, गरीब, असहाय बालक होते हैं, अनुसूचित जाति वाले बालक होते हैं, अनुसूचित जनजाति वाले बालक होते हैं, उन्हें वंचित बालकों की श्रेणी में शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने की क्षमता। पढ़ने की क्षमता को हम एलेक्सिया, डिस्लेक्सिया भी बोलते हैं। लिखने की क्षमता को हम डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया, अप्रैक्सिया आदि बोलते हैं। सीखने की क्षमता को अफेजिया, डिस्फेजिया बोलते हैं। अगर गणित संबंधी कोई समस्या है तो उसको डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फदकना, दौड़ना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिखना जो होता है सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण होता है। सूक्ष्म कौशल के विकास में क्या होती है? सक्रियता बहुत ही निहित होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता, नवीन ज्ञान की खोज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनशीलता। जेम्स डेवर ने कहा है किसी नई वस्तु का सृजन करना ही क्या कहलाता है? सृजनात्मकता कहलाता है। सृजनात्मकता में मौलिक चिंतन, नए प्रकार के संगठन, अलग प्रकार का चिंतन, व्यवहार, पुरानी समस्याओं के नवीन समाधान, नए संबंधों को देखना, व्याख्या करना, ये सब शामिल होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनशीलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न आर्थिक स्तर का प्रभाव निम्न में से किस पर नहीं पड़ता है? आत्मसम्मान पर, सीखने की क्षमता पर, उच्च संस्थान में प्रवेश पर, जीवन यापन पर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने की क्षमता पर, क्योंकि सीखने की क्षमता जो होती है वह आर्थिक स्तर पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। गेट्स ने कहा भी है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है या सीखना है। आर्थिक स्तर से सीखने की क्षमता का कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय से विद्यार्थियों के भाग जाने का क्या कारण है? कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दयी अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव। क्योंकि कुछ बालक जो होते हैं उन्हें पढ़ाई से डर लगता है, पढ़ने में उनकी रुचि नहीं होती है, इसलिए वो विद्यालय से भाग जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से,
तत्परता से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम जो होता है तत्परता से संबंधित होता है। सीखने के नियम का अभिप्राय क्या है? जब बालक किसी कार्य को करने के लिए तैयार होता है तो वह जल्दी सीख लेता है, क्योंकि वह तत्पर रहता है, उसका ध्यान केंद्रित रहता है उस पर। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण के क्षेत्र में 6ES शिक्षण रणनीति में कौन सम्मिलित है? संलग्न, अन्वेषण, मूल्यांकन या ये सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। शिक्षण के क्षेत्र में 6ES संलग्न में संलग्न, अन्वेषण, व्याख्या, विस्तृत, मूल्यांकन, विस्तार, ये सभी शामिल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के लिए क्या उचित है? श्यामपट्ट का प्रयोग, चर्चा, कहानी सुनाना, प्रश्न पूछना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बालकों से प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे बालक क्या ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक अधिगम के लक्षणों से परिपूर्ण बनता है। अध्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों के व्यवहार को उचित दिशा देना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, उसे कहा जाता है? सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आकस्मिक अधिगम? इसका राइट आंसर होगा सामाजिक अधिगम। जब बालक दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है तो सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो आचरण में व्यवहार की परिवेश के साथ प्रतिबद्धता को दर्शाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण नियंत्रित अनुदेशन विधियों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? पाठ प्रदर्शन विधि, अनुभव शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधि जो है शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि है। इसमें शिक्षक की भूमिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है इसमें। शिक्षण नियंत्रण अनुदेशन विधि को 3 भागों में बांटा गया है। एक व्याख्यान विधि, दूसरी पाठ प्रदर्शन विधि, तीसरी अनुभव शिक्षण विधि। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया में क्या अंतर निहित है? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान, विचारात्मक प्रक्रिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विचारात्मक प्रक्रिया। प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया में अंतर्निहित विचारात्मक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया चिंतन को दर्शाती है। विचारात्मक प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? विचारात्मक प्रक्रिया का प्रारंभ व्यक्ति के सामने कोई कार्य है उसी से उसका प्रारंभ हो जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, किसका कथन है? थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है, गैने का है, हल का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा है कि नवीन ज्ञान नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्ति पर। बालक की किसी भी क्रिया को सीखने का केंद्र बिंदु मूल प्रवृत्ति ही होती है। बालक अपने पारिवारिक और सामाजिक परिवेश के आधार पर ही अपनी मूल प्रवृत्तियों को करता है। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, क्विज, पहला ग्रुप क्विज के लिए है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ग्रुप नोट्स के लिए है, सभी प्रकार के नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।